बल्कि जलसा जो सबसे बड़ी बात ये थी, मैं समझता हूँ ये सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है ये बॉलीवुड से, और जलसा कम था, वो एक शो था पूरा, क्योंकि हर 5 मिनट बाद खान साहब वो वीडियो इशारा करते थे, फैसल गाना ला दे भी वो नारी कहते अल्लाहू अल्लाहू। आज आपके हालात ये हैं कि उसने बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया है और माचिस उसके हाथ में, और 22 करोड़ लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क को जला दोगे, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो फिर कहां जाओगे? आप तो अफगानिस्तान को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, आपके हालात ये हैं। अब तो हमारे पठान भाई तालिबान भी शर्मिंदा है कि यार, वो कहते हैं ये कैसी चली कौम है यार। लेकिन खान साहब दर हकीकत जो सबसे बड़ा डैमेज इन्होंने कर दिया पाकिस्तान को, चीमा साहब, वो एक तो सबसे ज्यादा कर्जा इनके दौर में लिया गया है, सबसे बड़ा। अब तो शौकत तरीन साहब भी इसकी चीज का कन्फेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा जुल्म ये इन्होंने किया है कि इन्होंने अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। किसी पढ़े लिखे बच्चे से मैं ये पूछे, खान साहब से ये पूछे, खान साहब आपका प्रोफेशन क्या है? आप, मेरा ये क्वेश्चन है, खान साहब का प्रोफेशन क्या है? खान साहब ने फिर इस वक्त आके इस स्पीच में फिर क्या और कहा, मैं कैप्टन था, आज भी मैं आखिरी बाल तक खेलूंगा। खान साहब ये क्रिकेट का मैच थोड़ी, तुसी 75 साल दे हो गए हो। सबसे बड़ा जो कंट्राडिक्शन था, खान साहब ने कुरान पाक से एक बात निकाल के उन्होंने कहा कि जो लोग ईमान ले आते हैं उनका खौफ खत्म हो जाता है। तो खान साहब, आप खुद कंटेनर में, आपका ईमान ठीक नहीं है। फिर आप एक लोहे के कंटेनर के अंदर से बुलेट प्रूफ के पीछे से बोल रहे हो, आपको इतना खौफ है। मैं नौज बिल्ला ये बात नहीं करना चाहता कि आपका ईमान कमजोर है। फिर क्या बात है, आपको वो ईमान की हिरारत नहीं पहुंची अभी तक कि आप बाहर निकल के आप स्पीच देते। बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी थी तार से, बुलेट प्रूफ उसके अंदर। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं। मैं एक बात आज बताना चाहता हूं कि लीडरशिप बड़ी बड़ी बात होती है। लीडरशिप, खान साहब, मैं अगले दिन अदालत पेश हुए, मुंह के ऊपर भी उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट चढ़ाई हुई थी। इतना खौफ, इतना खौफ। तो नौज बिल्ला, आपका ईमान कमजोर है, इतना तो पहले अपना ईमान पुख्ता करें, उसके बाद दूसरे लोगों के बच्चों को गोलियों के सामने आप पेश करें। मैं एक थोड़ा सा वाकया यहाँ पे मैं आपके आज अपने देखने वालों को बताना चाहूंगा, लीडरशिप क्या होती है। इमाम खुमैनी जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया था तो वो मस्जिद के हुजरे में बैठते थे और दरवाजे के ऊपर उनके गार्ड नहीं होता था। तो बीबीसी का जो एक नुमाइंदा गया तो उन्होंने कहा कि आपने इतने वाले भी डाले 3 साल ये और 10 साल के लिए। बिल्कुल। लेकिन खान साहब दर हकीकत जो सबसे बड़ा डैमेज इन्होंने कर दिया पाकिस्तान को, चीमा साहब, वो एक तो सबसे ज्यादा कर्जा इनके दौर में लिया गया है, सबसे बड़ा। अब तो शौकत तरीन साहब भी इसकी चीज का कन्फेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा जुल्म ये इन्होंने किया है कि इन्होंने अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा जुल्म। कल 2 चीजें मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगा इसके रिबटल में। एक तो मरियम नवाज ने जो खुल के बातें की हैं, उन्होंने कहा कि जजों के बच्चे और बीवियां इनके फैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और उन्होंने और इस सारी जल्दी के ऊपर तीली का जो काम किया है वो मेतला साहब का जो निकला हुआ है इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने कहा बड़ा बुजदिल है, ये 2 जज जेडे ने देते हावी हो जाते और दोवां दे जज धियां पुत्र दे जलसे फेर दे। उन्होंने कड़ाका निकाल दिया उस चीज का। अब पता नहीं अदलिया क्या, वो चुप करके जहाज में बैठ के बंदा लंदन चला गया था। उसने मुल्क को आग लगाने की नहीं सोची थी, द वे ही इज डूइंग इट। आज आपके हालात ये हैं कि उसने बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया है और माचिस उसके हाथ में, और 22 करोड़ लोग तालियां बजा रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से फौज के खिलाफ नफरत है, मैं मानता हूं इस बात। और अदालतों के खिलाफ तो वैसे ही नफरत है, क्योंकि इसके लिए कानून और है और आपके लिए और मेरे लिए कानून और है। आप आज केस लेकर जाएंगे, 25 साल की डेट है उसकी, 22 साल 25 साल एवरेज हाई कोर्ट का केस, और इसके लिए सारा कुछ चलता है। मेरा मकसद है और नया सिस्टम जिस सारा कुछ सियासी है। तो फिर टिकटॉक से तो तारड़ साहब वही डरेगा ना जिसके फैसले जो सियासत कर रहा है, जो बंदा कानून के मुताबिक चल रहा है, उसको क्या परवाह है कि सड़क पे उसके बारे में जो मर्जी बोला जाए। नहीं तो देखिए, वीडियो ऑडियो आ चुकी है, अब पता चल रहा है। दूसरे नकवी साहब के लड़के जो हर बंदा बात कर रहा है कि फ्रंटमैन है, उसकी सारी दुनिया बात, ये को मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं। अब तो लोग ये बात कर रहे हैं कि बेंच का पता चलता जाता है तो पता चल जाता है कि फैसला क्या हो रहा है। इतने प्रेडिक्टेबल है वो सारे, इतने प्रेडिक्टेबल। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुल्क कभी चल सकते हैं? इस तरह चले कभी मुल्क? आपने देखे, आप तो अफगानिस्तान को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, आपके हालात ये हैं। अब तो हमारे पठान भाई तालिबान भी शर्मिंदा है कि यार, वो कहते हैं ये कैसी चली कौम है यार। लेकिन उसमें अफसोस वाली बात यह है
कि देखिए मैं समझता हूं कि कौम का रिएक्शन था, कौम एस्टेब्लिशमेंट से बेजार थी, कौम का गुस्सा है जुडिशरी, लेकिन अपने कपड़े जला के, अपने आप को जला के उस गुस्से को कम करना ये कोई अच्छी बात है? मैं समझता हूं कि नून लीग का भी गुस्सा है एस्टेब्लिशमेंट पर, कौम का भी गुस्सा है, फड़फड़ मार दे रहे, कुट दे रहे, सारा कुछ जो कर, लेकिन अपने मुल्क को जला दोगे, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो फिर कहां जाओगे? अब तो इस पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो, यू आर एट द पॉइंट। अब ना आगे, वो कहना आगे खाई तो पीछे खड्डा, अब कहां जाओगे? ना इसका कोई प्लान है, ना किसी और के पास प्लान है, बल्कि किसी दूसरी पार्टी से, मैंने आज देख रहा था एक जगह पे, उसने किसी वो, और मैं समझता हूं कि ठीक, जाओ भाई, आप सपोर्ट करो, हकीकी आजादी लो, लेकिन खान साहब से ये तो जाके पूछो, खान साहब हमारा बजट किधर है, हम किस तरह जिंदगी गुजारें? आपने जो बताया ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे लेकर आएंगे, वो ना लेकर आए तो फिर क्या बनेगा? लोकल क्यों नहीं है कोई इसका हल ढूंढा जाता? अगर एग्रीकल्चर कंट्री तो उसकी प्लाटिंग बंद करो यार। आप सबसे बड़ा इस वक्त आपका सपोर्टर जो है मलक रियाज है, वो सुना 50 करोड़ भी जो घर से निकला है वो मलक रियाज का था, क्योंकि खान साहब ने उसको ओबलाइज किया है, उसके पैसे पाउंड जो अरबों पाउंड वापस ला के प्लेट में रख के खान साहब ने दिए। सबसे बड़ा फाइनेंसर तो वो है। देखिए, मुझे कभी किसी पढ़े लिखे बच्चे से मैं ये पूछे, खान साहब से ये पूछे, खान साहब आपका प्रोफेशन क्या है? यू आर अ फुल टाइम पॉलिटिशियन। सियासत जो है वो तो एक पब्लिक सर्विस है, ये कारोबार तो है ही नहीं है। ये बच्चे पता नहीं क्यों जमहूरियत की हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते जाके? ये पहले आप पैसा कमाते हैं, कामयाब होते हैं, फिर सियासत में आते हैं एज ए कम्युनिटी वर्क। यहां आके दिहाड़ियां नहीं लगाते आप। मेरा ये क्वेश्चन है, खान साहब का प्रोफेशन क्या है? खान साहब ने फिर इस वक्त आके इस स्पीच में फिर क्या और कहा, मैं कैप्टन था, आज भी मैं आखिरी बाल तक खेलूंगा। खान साहब एक क्रिकेट का मैच थोड़ी, तुसी 75 साल दे हो गए हो। खान साहब दिस इज पाकिस्तान है, इन क्रिकेट मैच इन जुए तो ना लाओ इन प्लीज। ये खान साहब अभी भी समझते मैं क्रिकेट मैच खिलौता 1970 कहते, हर बंदा कहता था हार जाएंगे, मैं वाहिद आदमी था पाकिस्तान में जो कहता इलेक्शन जीतूं, हम मैच जीतेंगे, आज आखिरी बाल तक खेलूं। खान साहब उसको पिच बना के बैठे ने, पाकिस्तान उजड़ गया, मेरा मकसद उत्थे हालात कोई नहीं है। लेकिन चीमा साहब को रिलीफ नजर नहीं आती, ना स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए, ना किसी शहरी के लिए रिलीफ नजर नहीं आ रही। खतरे की अलामत, खतरे की घंटियां बज रही हैं, अलार्म बज रहे हैं इस वक्त, और करप्शन एक्सट्रीम पर है इस वक्त भी, और डाके पड़ रहे हैं बेबहा, रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, और बस एंकर जो है वो सारा दिन वो जो अपनी पीसीआर गाड़ियां लेके आगे पीछे इनके फिरते रहते सारा दिन। बल्कि जलसा जो सबसे बड़ी बात ये थी, मैं समझता हूँ ये सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है ये बॉलीवुड से और हॉलीवुड से। जलसा कम था, वो एक शो था पूरा, क्योंकि हर 5 मिनट बाद खान साहब वो वीडियो चला इशारा करते थे, फैसल गाना ला दे भी, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ, ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਫੈਸਲ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਓਏ फैसल वो चला। ऑडियो वीडियो म्यूजिक, पता नहीं ये कौन क्या चाहता। मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि इनके फाउंडर तो वो डीजे बट है भाई। खान साहब का जोर कम है पीटीआई में, डीजे बट का ज्यादा है। खान साहब तो आते हैं ना, मेरा कंटेनर चुप कर, जोर तो लगता डीजे बट का, जो सारी दिहाड़ी बैठ के वो गाने लिखता है कि गाना बरारू लाख का लाना है, किताबला का लाना है, लेकिन एम्बैरसिंग कि किसी का कोई भी इसमें कोई किसी के पास कोई प्लान नहीं, किसी के पास। तारसब कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून जो है उनकी सियासत जो है वो खत्म हो चुकी है, उनकी पार्टी के जो लीडरशिप है वो बूढ़ी है, वो जवान नहीं है, मरियम को वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमजा जवान है लेकिन बाहर बैठा हुआ है, नवाज शरीफ यहाँ पे नहीं है, कोई नारा उनके पास नहीं है। तो एस्टैब्लिशमेंट को आपको लगता नहीं मुश्किल पैदा होगी? इतने पॉपुलर इमरान खान के सामने कोई सियासी तौर पे पंजाब में टिक तो रहा नहीं, उनके मुकाबले में कोई बयानिया तो है नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि अगली दफा अगर इमरान खान तो डिस्क्वालिफाइड होंगे लेकिन उनकी पार्टी पावर में होगी, आपको ये सिनेरियो नजर आ रहा है? नहीं, लेकिन एक मैं दो चार चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इमरान देखिए ये जो लाहौर है ये नवाज नून लीग का गढ़ था, अब उनके लिए गड़ा बन गया वो। और दूसरी एक बात ये मैं आपको बता दूं, खान साहब जेल से डरते घबराते इसलिए क्योंकि उस साइड पे वन मैन शो है। आपको ये पता होना चाहिए, मैं याद कराना चाहता हूँ, लॉन्ग मार्च में खान साहब जिस जलसे में नहीं जाते थे, बंदे को नहीं होता था सामने खड़ा।
तो दर हकीकत ये वन मैन शो है। उनके पीछे घेरे बहुत हैं इस वक्त लोगों के, वो चाहते हैं या जेल में चले जाएं और हम वारदात डाल दें। खान साहब को इस वक्त कई बड़े खतरे हैं, परवेज खटक से, परवेज लाई से, शाह महमूद कुरैशी से और कई लोगों से, इसीलिए खान साहब भागते फिर रहे हैं। लेकिन ये कि खान साहब का हल, वो कहते हैं, जावेद चौधरी साहब ने एक दफा कहा था कि हल यही है, या तो इनको इनको एक दफा हुकूमत पकड़ा दें, 6 महीने बाद फिर इन्होंने गिर जाना, या वो हल है, तो या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो फिर ये वो हल है उसका। लेकिन देखें ना, उसमें नून लीग का गिला बिल्कुल बजा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपकी रियासत ने उनके साथ ज्यादती की, आपकी जुडिशरी ने उनके साथ ज्यादती की। अगर जिन कवानीन के ऊपर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था, खान साहब 10 दफा डिस्क्वालीफाई होते हैं उन पे आगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो तार साहब एक, हाँ जी एक आखिरी जो सवाल एक बड़ा जो रहता है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया वाला है। ये भारत जो है, अगर आप जिसमें शुरू में इंट्रो में कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग मैन है इस वक्त, वो इंडियन हाई कमिश्नर, वो जो कनाडा वाले हाई को बुलाते हैं, एम्बेसडर हाई कमिश्नर को बुलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो अमेरिका से नाराज हैं, वो इंग्लैंड से नाराज हैं। ये इंडिया में आप क्या देख रहे हैं? ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़्यादा मजबूत होते आपको नज़र आ रहे हैं? और ये जो बरतानिया और अमेरिका और जो कनाडा को वो कह रहे हैं कि आप हमारे जो वियना कन्वेंशन का ख्याल करें, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे जो लोग हैं उनका ख्याल करें, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इससे क्या, व्हाट्स गोइंग ऑन? आपको क्या लगता है कि ये क्या है? और इससे आपको लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स जो है वो मजबूत होने जा रही है? हाउ डू यू सी दिस? इसको मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ खान साहब, चीमा साहब। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये है कि पिछले तकरीबन 15 साल से, 10-15 साल से देखें, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी पूरी दुनिया में, और पॉपुलरिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो सारी जगह पे पॉपुलर हुआ था। ये इसमें कोई शक नहीं है। जहां डोनाल्ड ट्रंप आया, यहाँ पे ब्रेक्सिट हुआ था, मैक्रा आया था, अरब स्प्रिंग आई थी, मोदी साहब आए थे, खान साहब आए थे। दर हकीकत ये जमहूरियत के फ्लॉज थे, जमहूरियत डिलीवर नहीं कर पा रही थी। और वाकई इस वक्त क्योंकि मेरी नजर में जो भी सिस्टम क्रिएट होता है चीमा साहब, जब तक उसको आप रिफॉर्म नहीं करते टाइम टू टाइम, तो उसमें फ्लॉज आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। जमहूरियत में अब कई क्रैक्स आ चुके हैं। एक उसकी मिसाल ये है कि पहले जर्नलिज्म होता था, अब मीडिया एंटरप्राइज है। इस वक्त जितने आपकी पूरी दुनिया का एक फैशन है कि जितने करप्ट बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने चैनल बना के अपनी इनकम का, एक तो वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, और दूसरा उनको वो यूज करते हैं फॉर द माइंड मेकिंग। अब जो सियासत है, जमहूरियत है, इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। इलेक्शन हैज बिकम एन आर्ट।